जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष के एस्ट्रो डॉक्टरीज में मैं किशोर नाथ आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सुभाष चंद्र बोस की वीर गाथा, सुभाष चंद्र बोस की रहस्य और रोमांच की यात्राएं, सुभाष चंद्र बोस की वीरता के किस्से, सुभाष चंद्र बोस की सारी कहानी और साथ ही साथ उनकी कुंडली से आधारित उनका जीवन। तो सबसे पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानने के लिए उनका जो जीवन गाथा जो है, पराक्रम का जो गाथा है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ और चूंकि बचपन से बहुत मेधावी छात्र थे तो सबसे पहले उन्होंने आईसीएस का एग्जाम पास कर लेते हैं। 1920 ईस्वी में वो आईसीएस का जो एग्जाम होता है वो पास कर लेते हैं, लेकिन देश प्रेम में वो इस नौकरी को त्याग पत्र दे देते हैं और देश प्रेम के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए वो एकजुट हो जाते हैं। 1920-21 के बाद वो धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो जाते हैं, जिसके लिए वो कई बार जेल भी जाते हैं। जीवन में वो 11 बार जेल गए। 1925 ईस्वी में जब उनका वो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा मुखर हो गए थे, उसके पीछे ये है कि एक बार गोपीनाथ साहा एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने किसी अंग्रेज को मार दिया था, जिसके बाद उनको फांसी की सजा होती है। और उस फांसी की सजा के बाद सुभाष चंद्र बोस उनके शव की अंत्येष्टि करते हैं। अंग्रेजों को इससे डर लगने लगता है कि सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारियों से तार जुड़े हुए हैं और जिसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके उनको मांडले, बर्मा होता था उसमें, बर्मा में एक मांडले जेल है, वहाँ पर उनको कैद कर दिया जाता है। वहीं पर कैद में रहते रहते वो बीमार भी पड़ते हैं। साथ ही साथ देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है नवंबर 1925 में। तो उस समय वो काफ़ी व्यथित हो जाते हैं, काफ़ी वो परेशान हो जाते हैं और इस पहले से बीमार चल ही रहे थे और चित्तरंजन दास जी की मृत्यु के बाद वो और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो जो जेल प्रशासन होता है उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जेल प्रशासन को लगता है कि अगर ये जेल में इनकी मृत्यु ना हो जाए तो उनको इस शर्त पर कि आप बाहर जाकर के अपना इलाज करवाएंगे, यूरोप जाकर के अपना इलाज करवाएंगे। तो इस शर्त पर सुभाष चंद्र बोस को रिहा किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस रिहा होते हैं और देश में ही, हमारे हिमाचल प्रदेश में जाकर के अपना वो कहीं पर अपना इलाज करवाते हैं, डलहौजी में। और इलाज कराने के बाद फिर वो ठीक हो जाते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद फिर से वो स्वतंत्रता आंदोलन में एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद पुनः फिर से वो एक बार उनको जेल में कैद किया जाता है। इस बार उनको अल्मोड़ा जेल में कैद किया जाता है। अल्मोड़ा जेल में जब वो कैद हो जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो फिर से एक बार बीमार पड़ते हैं। अंग्रेजी प्रशासन को लगता है, ब्रिटिश हुकूमत को लगता है कि अगर इनको छोड़ा नहीं गया तो इनकी जेल में मृत्यु हो सकती है। तो अंग्रेज लोग ये सोचते हैं कि अगर जेल में मृत्यु हो जाएगी तो बड़ी बात हो जाएगी, तो इनको रिहाई मिलनी चाहिए। तो उनको रिहा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि पहले आप स्वस्थ हो जाएं और यूरोप में जाकर के अपना इलाज करवाएं। इसी क्रम में वो फिर यूरोप जाते हैं और यूरोप में अपना इलाज करवाने के लिए किसी सैनिटोरियम में जाते हैं। उनको तपेदिक हो जाता है। यहाँ से उनकी जो कहानी है वो थोड़ी सी लंबी शुरू होती है और ये सारा वाकया होता है 1932 से 1935 के बीच में। तो 1932 में वो ऑस्ट्रिया भी जाते हैं, वहाँ पे 2-3 साल रहते भी हैं। तो जिस सैनिटोरियम में उनका इलाज चल रहा होता है, डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर माथुर। तो वो एक बुक लिख रहे होते हैं, द फ्रीडम स्ट्रगल। तो उस बुक को लिखने के लिए उनको टाइपिस्ट की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर माथुर को बोलते हैं कि मुझे एक टाइपिस्ट चाहिए। डॉक्टर माथुर उनको एक लड़की जो वहाँ पे टाइपिस्ट के लिए उनको लाते हैं, उसका नाम होता है सेलेंकी, जो बाद में उनकी पत्नी भी बनती है। तो उससे वो टाइपिस्ट कराते कराते दोनों में प्रेम होता है और वो प्रेम 1934 से लेकर के 1937 तक चलता है और 1937 में दोनों परिणय सूत्र में बन जाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है बैडगास्टिन में दोनों की शादी हो जाती है हिंदू रीति रिवाज से। लेकिन इस शादी को किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं दिया जाता है, किसी भी प्रकार का इसमें विटनेस नहीं रखा जाता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि अगर ये बात मैं लोगों को बतलाता हूं तो इससे देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस बात को वो गुप्त रखते हैं और उनकी पत्नी भी
इस बात को समझती हैं कि सुभाष चंद्र बोस देश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो विवाह हो भी जाता है तो भी इस बात को उजागर नहीं किया जाता। इस तरीके से 1937 में जब उनका विवाह हो जाता है, फिर से वो 2-3 साल के लिए देश में आते हैं, भारत आते हैं, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं, पट्टाभी सीतारमैया से वो इलेक्शन में जीत भी जाते हैं। इसके बाद एवं प्रकार वो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कितनी बार जेल जाते हैं, और अंतिम बार जो वो देश से निकलते हैं उसकी भी एक रोचक कहानी है। उस रोचक कहानी में समझिए कि पूरा एक तरीके से रहस्य है, रोमांच है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। 2 जुलाई 1940 ईस्वी को, ये तो पुरानी बात हो गई कि ये वो जाते हैं विदेश, ऑस्ट्रिया जाते हैं, ऑस्ट्रिया में अफेयर भी होता है उनका, फिर 1937 में उनका विवाह भी होता है, फिर वो भारत भी आते हैं, भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन लगातार करते रहते हैं। तो 2 जुलाई 1940 को कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में उनको देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसमें यह नहीं बतलाया जाता कि आपका दोष क्या है, सीधा बतला दिया जाता है कि आपका देशद्रोह है, देशद्रोह के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। और वो जेल में जाते हैं 2 जुलाई 1940 को, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 5 महीने तक जेल की सजा काटने के बाद उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैंने तो कुछ अभी गलत किया नहीं है, तो वो जेल के अंदर में भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। 29 नवंबर 1940 को जेल में वो भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं, जो लगातार 5 दिसंबर तक चलता है। तो ब्रिटिश हुकूमत को ऐसा लगता है कि ये स्ट्राइक का हंगर स्ट्राइक करते करते अगर इनकी मृत्यु हो गई तो फिर समस्या हो जाएगी। हमेशा ब्रिटिश प्रशासन को ये इस बात का हमेशा डर लगा रहता था कि अगर सुभाष चंद्र बोस की जेल में मृत्यु हो गई तो कुछ बड़ी बात हो जाएगी। तो इस वजह से जब उन्होंने देखा कि लगातार 5-7 दिन तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, भूख हड़ताल किया, तो फिर 5 दिसंबर 1940 को वहाँ उस समय जो वाइसराय लिनलिथगो था, उसने कहा कि चलो इनको हम घर में ही नज़रबंद कर देते हैं और कम से कम इनका भूख हड़ताल तो टूटे। तो सुभाष चंद्र बोस को उनका जो कलकत्ता का आवास है एल्गिन रोड, वहाँ पर उनको घर में नज़रबंद कर दिया जाता है। नज़रबंद करने का मतलब है कि वो घर में ही रहेंगे, उनका खाना बाहर से आएगा, वो खाएंगे। चारों तरफ पुलिस का, सादे कपड़ों में पुलिस का पहरा रहता है, और इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस अपने ही घर में नज़रबंद हो जाते हैं। और वो प्लान बनाते रहते हैं कि अब मैं किस तरीके से निकलूंगा। अब ऐसी परिस्थिति आती है कि एक दिन उनको कोर्ट जाना होता है। ये लगभग 16 जनवरी 1941 के आसपास का जो डेट है, उसमें उनको ही पता चलता है कि 1 से 2 दिन में मुझे कोर्ट जाना है। अब वो अपने भतीजे जो उनके शिशिर बोस होते हैं, शिशिर बोस को बुलाते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, इसमें तुम क्या क्या कर सकते हो। बंगाली में ही बोलते हैं कि मुझे बाहर निकलना है, इसके लिए तुम कुछ उपाय करो। तो शिशिर बोस तुरंत समझ जाते हैं, और दोनों भतीजे में और चाचा में एक प्लान बनता है। उनके पास एक जर्मन वांडर कार होती है, जर्मन वांडर कार को सर्विसिंग की जाती है, और दोनों चाचा भतीजा मिलकर एक पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लेते हैं कि किस तरीके से बाहर निकलना है। 16 जनवरी 1941 को रात में 1:35 में, जबकि बाहर चारों तरफ पूरा पहरा लगा हुआ है, वो उनकी जर्मन वांडर कार में शिशिर बोस उनको ड्राइव करते हुए लेकर जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस उस दिन एक मुस्लिम वेश धारण कर लेते हैं और अपने आप को मोहम्मद जियाउद्दीन बतलाते हैं। इसके लिए शिशिर बोस उनके लिए प्रिंटिंग प्रेस भी जाते हैं, उनके लिए आई कार्ड भी बनवा के लाते हैं मोहम्मद जियाउद्दीन का, और वो मोहम्मद जियाउद्दीन बन करके उनको कार ड्राइव रात में करते करते उनको लेकर के सियालदा होते हुए, हावड़ा होते हुए धनबाद पहुंचा दिया जाता है। यानी कि उनका भतीजा उनको धनबाद तक छोड़ के आ जाता है। प्लानिंग ये रहती है कि किसी को कानो कान पता ना चले, घर के फैमिली मेंबर को भी पता नहीं चलता है, उनकी माता को भी कुछ पता नहीं होता कि मेरा बेटा जो है वो रात में निकल चुका है। और रात में जो लाइट है वो जलती हुई छोड़ जाते हैं। सुबह जब वो पहुंचते हैं, धनबाद के गोमो जंक्शन पे रहते हैं, और रात में आधी रात को कालका मेल आती है। कालका मेल पकड़ के सुभाष चंद्र बोस दिल्ली पहुंचते हैं, और फिर 18 जनवरी 1941 को दिल्ली से वो पेशावर की फ्रंटियर मेल पकड़ के पेशावर पहुंच जाते हैं। पेशावर में इनके जो फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 साथी होते हैं, मोहम्मद शाह और भगत राम। मोहम्मद शाह और भगत राम इनको एक मिल जाते हैं, और इनको बहरा और गूंगा
बना देते हैं और कहते हैं कि हम आपको इलाज करवाने के लिए कहीं पे किसी पीर मज़ार पे लेकर जा रहे हैं। ऐसा वो लोगों को धोखा देते हुए जैसे तैसे बहुत सारी यात्राएं करते हुए लगातार 19 जनवरी 1941 से लेकर के 26 जनवरी 1941 तक लगातार यात्रा करते हैं और अंग्रेजों की सीमा से बाहर हो जाते हैं। 28 जनवरी 1941 को अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। उसके 2 दिन बाद काबुल पहुंच जाते हैं। काबुल में किसी पुलिस वाले को इन पर शक हो जाता है, तो शक हो जाता है तो ये अपनी सोने की घड़ी उसको दे देते हैं, तो वो चुप हो जाता है। इस तरीके से जब वो काबुल पहुंच जाते हैं तो वो चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य नहीं होता है। और वहाँ पर जाने के बाद वो बर्लिन जाते हैं, रूस जाते हैं, मॉस्को जाते हैं, फिर जाकर के जर्मनी में हिटलर से भी मिलते हैं। हिटलर से भी मिलने का बहुत अच्छा वाकया होता है। जब वो मिलने जाते हैं तो हिटलर के अपने बॉडी डबल होते हैं, बहुत सारा बॉडी डबल होता है हिटलर का। तो जो डुप्लीकेट्स आते हैं तो सुभाष चंद्र बोस बैठे रह जाते हैं, नहीं मिलते। लगातार 3 बार हिटलर इनसे आके मिलने के लिए आता है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, तुम तो हिटलर हो ही नहीं सकते। लास्ट में हिटलर खुद आता है और बहुत खुश भी होते हैं। तो हिटलर बोलता है कि क्या बात है, तुमने कोई नहीं पहचान पाता है मुझे, मेरे बॉडी डबल को, तुमने कैसे जाना? तो इन्होंने बतला दिया कि नहीं, इतना तो है कि हिटलर हिटलर है, हिटलर का कोई अगर डुप्लीकेशन करता है तो ये तो मुझे पता चल ही जाएगा। इस बात पे हिटलर बहुत ज़्यादा खुश होता है और चूंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस तहत दोनों में संधि होती है, दोस्ती हो जाती है कि चलो हम आपकी मदद करेंगे। तो इस तरीके से उस समय में वर्ल्ड वार भी चला हुआ था 1945 के आसपास, 39 to 45। तो ये घटना है 42-43 की। तो उस समय में वो सभी जितने भी धुरी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र जो ब्रिटिश के दुश्मन थे, उनके साथ ये दोस्ती करते हैं। और दोस्ती करने के क्रम में अपनी ये जो इनकी आज़ाद हिंद फौज जो होती है, जो रास बिहारी बोस द्वारा बनाई गई थी, इनके साथ ये उसके संस्थापक भी बन जाते हैं। और इस तरीके से भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी सेना संगठित करते हैं। इसी बीच में अप्रैल से जून के बीच में 1944 में कोहिमा, इम्फाल और म्यांमार के आसपास की जो जगह है, वहाँ पे ब्रिटिश सेना से युद्ध होता है। हालांकि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, कुछ ऐसा मौसम अनुकूल नहीं रहता है, जिसकी वजह से सेना पीछे हट जाती है और ब्रिटिश सेना जीत जाती है। और इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस आपको 1944 ईस्वी तक भारत को आज़ाद कराने के लिए पूरा भरसक प्रयास करते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, जो भी ब्रिटिश का दुश्मन है उससे हाथ मिलाते हैं और सभी लोगों से ये सोचते हैं कि अगर हम पूरी ग्लोबली पूरे भारत में अगर ब्रिटिश सेना से हमें जीतना है तो हमें युद्ध ही करना पड़ेगा। पूरी तरीके से गरम दल के होते हैं और इस तरीके से हिटलर से, जापान का जो राजा होता है वो इटली हो गया, मुसोलिनी से भी मिलते हैं और अपनी सेना संगठित करते हैं। और उनका पूरा मास्टर प्लान रहता है कि किसी भी तरीके से हमें भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना है। इसी क्रम में वो सभी नेताओं से मिलते हैं, यहाँ वहाँ पूरे देश की यात्राएं करते हैं। और यात्रा करते करते एक दिन हम सुनने में हमें आता है 18 अगस्त 1945 को कि प्लेन क्रैश हो गया और उसमें नेताजी थे और नेताजी की मृत्यु हो जाती है। नेताजी की मृत्यु जो होती है 18 अगस्त 1945 को, इस पर भी काफ़ी विवाद है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नेताजी ने लोगों को अंग्रेजों को गुमराह करने के लिए ऐसा प्लान बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उनको रूस में बाद में देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में गुमनामी बाबा बन के रहे। लेकिन जहाँ तक जो एविडेंस कहते हैं, जितने भी एविडेंस है, सभी एविडेंस यही कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु 18 अगस्त 1945 में ताइपे में ही हुई। अब वो 18 अगस्त 1945 को क्या क्या हुआ उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अब 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को लगातार अमेरिका ने जापान पे एटम बम गिरा दिया और 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर कर जाता है। और उस समय में नेताजी सिंगापुर में रहते हैं। सिंगापुर में जब रहते हैं उनको पता चलता है कि जापान ने सरेंडर कर दिया। उसी जापान के साथ इनका मिल करके ये ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये काफ़ी व्यथित हो जाते हैं। अब इनको ये लगता है कि अब हमें आगे नेक्स्ट कदम क्या उठाना है। तो 15 अगस्त 1945 की रात में सभी लोग जगे रहते हैं, 3 बजे रात तक एकदम से मीटिंग पे मीटिंग चलती रहती है और ये प्लान बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ये कहते हैं कि अब हमें
यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो सिंगापुर भी जापान का ही पार्ट था उस समय में। तो ये रूस जाना चाहते हैं, और उस समय में उनके साथ जो लोग थे वो सभी लोग मिलके प्लानिंग बनाते हैं कि अब हमें यहाँ से रूस निकल जाना चाहिए। बोस के साथ उस समय में कौन कौन थे ये जानना भी जरूरी होता है। उनके साथ एक थे कर्नल हबीबुर रहमान, आपने नाम सुना होगा, कर्नल प्रीतम सिंह, मेजर आबिद हसन, एएस अय्यर उनके साथी थे, और जापानी दुभाषिया थे तादोमोतो नागिशी। इन सब के साथ ये सब लोग मिलकर के एक प्लेन में आते हैं यहाँ पर, सिंगापुर से बैंकॉक आते हैं। सिंगापुर से बैंकॉक आ जाते हैं 17 अगस्त 1945 को। 18 अगस्त 1945 को ये लोग बैंकॉक से सैगोन के लिए रवाना होते हैं। सभी लोग सैगोन पहुंचते हैं। सैगोन पहुंचने पर वहां पे देखा जाता है कि पूरा वीरान है शहर। सैगोन आजकल ये हो गया वियतनाम हो गया, तो वियतनाम उस समय में पूरा हार चुका था, और पूरा जो शहर था वो पूरी तरीके से खाली था। वहाँ पे कत्लेआम मचा हुआ था। तो परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ पे रुकने की परिस्थिति नहीं थी। तो नेताजी बात करते हैं कि अब मुझे क्या प्लेन मिल पाएगा यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। तो उनका जो एक असिस्टेंट था आबिद हसन, वो कहीं से पता लगाते हैं, बोलते हैं कि हाँ एक प्लेन जा रहा है, उस प्लेन में केवल एक सीट अवेलेबल है। तो नेताजी कहते हैं एक ही सीट अवेलेबल है, कैसे होगा। फिर जैसे जैसे जापानियों को बोला जाता है तो 2 सीट अवेलेबल करवाई जाती है, और 2 सीट में एक नेताजी के लिए और एक कर्नल हबीबुर रहमान के लिए, दोनों के लिए सीट बुकिंग हो जाती है। और सभी लोग भी जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि सीट की अवेलेबिलिटी होती है तो ये दोनों 17 अगस्त 1945 को सैगोन से आगे निकलते हैं। रात में टोरेंट पहुंचते हैं, और वो चूंकि वो जो विमान है वो नॉर्मल विमान नहीं होता, एक बमवर्षक विमान होता है MiG-21 मित्सुबिशी, और उसके अंदर में गोले बारूद पेट्रोल सारा भरा हुआ रहता है। तो चूंकि वो टोरेन उतरते हैं, रात भर विश्राम लिया जाता है टोरेन में, फिर उसी विमान से सुबह निकला जाता है आगे के लिए। आगे जाने के बाद ताइपेई जो ताइवान में है, वहां पर वहां पे रुकता है। 12 बजे में पहुंचता है विमान। पायलट को 2 घंटे के लिए रेस्ट होता है, तो 12 से 2 के बीच में पायलट रेस्ट करते हैं। और इसी बीच में ये भी बतलाया गया था कि सुभाष चंद्र बोस को, वहाँ के जितने भी लोग थे, इंडियंस थे जो सुभाष चंद्र बोस को बहुत ज़्यादा चाहते थे, उन्होंने अपने लिए सुभाष चंद्र बोस की सेना के लिए बहुत कुछ जो जमा किया हुआ था वो 2-4 सूटकेस में भर के लाए हुए थे, जिसके अंदर सोना चांदी हो सकता है। तो वो भी सुभाष चंद्र बोस को भेंट दिया गया था कि आप इसको जहाँ लेके जा रहे हैं सेना के हित के लिए खर्च कीजिएगा, और उसको प्लेन में उसको भी रखवा दिया जाता है। अब बात ये होती है कि 12 से 2 के बीच में 18 अगस्त 1945 12 से 2 के बीच में टोरेन से प्लेन बमवर्षक विमान चलता है और ताइपेई पहुंचता है। ताइपेई में वहां पे 2 घंटे का रेस्ट होता है, तो पायलट रेस्ट करते हैं। उसी बीच में सुभाष चंद्र बोस कुछ नाश्ता करते हैं, सैंडविच और केला वगैरह खाते हैं जो रिकॉर्ड में है। और उसके बाद नेट 2 बजे में विमान जो होता है वो उड़ता है आगे के लिए। उसको मंचूरिया जाना होता है, शेनयांग जो चाइना में पड़ता है, शेनयांग जाना था। और लगभग 20 से 30 मीटर ऊपर जाने के बाद उस जो बमवर्षक विमान जो है वो थोड़ा पुराना हो चुका था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उतना फुर्सत नहीं था, किसी को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जा रहा था विमानों का। तो वो विमान के जो बहुत सारे पार्ट थे वो घिस चुके थे। तो 20 से 30 मीटर ऊपर जाने के बाद उसका प्रोपेलर टूट जाता है, और विमान गिरते गिरते, नीचे बहुत सारे पत्थर होते हैं, पत्थर पे गिरता है। क्योंकि विमान एक बमवर्षक विमान था, उसके अंदर पेट्रोल भी था, वो पेट्रोल छलक जाता है और विमान में आग लग जाती है। और परिस्थिति ये बनती है कि उसके अंदर जो साथ में जनरल शीदेई थे जापान के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, कर्नल हबीबुर रहमान थे, और एक और कर्नल थे, और साथ में क्रू मेंबर्स थे। जब वो विमान नीचे गिरता है तो पूरे विमान में आग लग जाती है। कर्नल हबीबुर रहमान देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस को कि पूरा आग लगा हुआ है, और वो जब कहते हैं कि नेताजी आगे के दरवाजे से निकलिए, क्योंकि पीछे के दरवाजे पे सामान भरा हुआ है। जितने में सुभाष चंद्र बोस आते हैं और उनके पूरे शरीर में आग लगी हुई है, बाहर निकाला जाता है। जनरल शीदेई स्पॉट डेथ हो जाती है। जनरल शीदेई जो होते हैं जापान के, उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ 4 क्रू मेंबर की भी उसी
विमान हादसे में मृत्यु हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस काफ़ी 3rd डिग्री बर्न हो जाता है, तो उनको वहीं पे जो ताइपे का जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। ये 2 बजे की घटना है, 2 ढाई 3 बजे तक ये हॉस्पिटल जाते हैं। 7 बजते वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर का नाम था योशिमी, डॉक्टर योशिमी उनका इलाज करती है, ड्रिप चढ़ाती है, पूरा शरीर में पूरा पट्टी बांधा जाता है। सुभाष चंद्र बोस वहाँ भी पानी मांगते हैं, मीजू मीजू बोलते हैं, जापानी में पानी को मीजू बोलते हैं, तो पानी मांगते हैं। ये सब रिकॉर्ड में रखा गया है। उसके बाद 7 बजे के बाद स्थिति बहुत कंट्रोल से बाहर हो जाती है और ऐसा लगता है कि अब नेताजी को बचा पाना काफ़ी मुश्किल है। डॉक्टर लोग और हबीबुर रहमान सबको मतलब ये लगता है कि अब इनको बचाना काफ़ी मुश्किल है। तो 9 बजे रात में 18 अगस्त 1945 को 9 बजे रात में सुभाष चंद्र बोस आखिरी सांस लेते हैं। उसके बाद जो भी वहाँ पे जापानी सैनिक होते हैं, सब उनको जो भी होता है गार्ड ऑफ ऑनर जो भी होता है वो दिया जाता है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, तो फिर वो ये जो कर्नल हबीबुर रहमान और भी जो कोई भी जापान के जो नेता लोग थे या फिर जो कोई उनके सैनिक थे, उनका प्लान रहता है कि इनको कम से कम टोक्यो तक ले जाया जाए, इनके मतलब पार्थिव शरीर को, लेकिन विमान नहीं मिल पाता है। तो फिर उसके अगले दिन फिर उनको वहीं पे ताइपेई में ही हिंदू रीति रिवाज से जो भी होता है उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और फिर जो भी उनके जापानी या कर्नल हबीबुर रहमान या फिर और जो कोई जो आज़ाद हिंद फौज के जो भी सैनिक होते हैं, वो उनकी जो अस्थियां हैं उनको कलश में भर के उसको फिर जापान के रैंकोजी मंदिर में ले जाया जाता है, जो अभी भी वहाँ पर है। जापान के रैंकोजी मंदिर में अभी भी अस्थि कलश रखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस का। इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस की जो कहानी है वो 18 अगस्त मतलब 15 अगस्त 1945 से लेकर के 18 अगस्त 1945 के बीच में क्या क्या हुआ, कैसे सिंगापुर से वो बैंकॉक गए, बैंकॉक से सैगोन गए, सैगोन से फिर वो टोरेन गए, टोरेन से फिर ताइपेई गए, और इसी बीच में सोवियत रूस उनको जाना था, मंचूरिया के शेनयांग में जाना था, लेकिन उससे पहले ही ताइपेई में ही प्लेन क्रैश कर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से, लेकिन अभी भी इसमें एक बड़ा विवाद ये है कि उसके बाद लोगों ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने ये प्लान किया होगा, क्योंकि वो प्लान करने में बहुत आगे रहते थे। कैसे वो तरह तरह के भेष बदल के अंग्रेजों को चकमा देते थे, तो लोगों को यही लगा कि ये भी प्लान जो है वो प्रायोजित है, पहले से अंग्रेजों को धोखा देने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने ये प्लान किया होगा, अपनी मृत्यु की अफवाह फैलाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि बहुत दिनों के बाद जब इसमें इंक्वायरी होती है तो वो ताइवान ने कहा कि यहाँ पे कोई प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से इनकी मृत्यु काफ़ी रहस्यमय रही। लेकिन जो भी एविडेंस जो नज़र आ रहे हैं, चूँकि उसके साथ में जनरल शीदेई की भी मृत्यु होती है। आप लोग यूट्यूब सर्च गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि जो जनरल शीदेई की जो मौत की जो तारीख है वो भी 18 अगस्त 1945 ही है, और जनरल शीदेई उन्हीं के साथ विमान में ही था। तो चूंकि ये दो बातें बिल्कुल है, तो इससे लगता है कि नहीं ये बात तो सच है, लेकिन इन बातों में ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तो रहस्य है, और जिस रहस्य पर से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। अब बात आती है कि थोड़ा सा इनकी कुंडली में जो ये बुक है पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास की, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की जो कुंडली दी हुई है, इसके आधार पर अगर मैं आपको कुछ बतलाऊं तो इसमें वृषभ लग्न की कुंडली है, और कुछ बातें बिल्कुल मैच हो रही हैं जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। पहली बात तो ये कि इनके पंचम में स्त्री राशि में चंद्रमा है। पंचम में स्त्री राशि का चंद्रमा जो होता है पुत्री का योग बनाता है, तो इनको पुत्री है जो एमिली शेलिंगी से इन्होंने विवाह किया था, और जिसमें इनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी बेटी केवल 2.5 साल की थी, तो इनकी एक पुत्री भी है। दूसरा सेकंड ये है कि लव मैरिज का योग। तो लव मैरिज का योग जो होता है 5th हाउस, 9th हाउस और 7th हाउस में अगर इंटर रिलेशनशिप हो तो लव मैरिज का योग बनता है, तो वो चीज है। थर्ड बात यह है कि देश देशांतर भ्रमण योग, देश देशांतर भ्रमण योग
पूरी तरीके से बना हुआ है। देश देशांतर का भ्रमण योग होता है। अगर 12th हाउस और 8th हाउस अगर बैडली अफेक्टेड है तो देश देशांतर का भ्रमण योग होता है, वो भी इनकी कुंडली में पूरी तरीके से बना हुआ है। 8th हाउस पे और 12th हाउस पे सभी पापी ग्रहों की दृष्टि है। और एक चीज जो सबसे नेगेटिव है कुंडली के अंदर, वो है कि लग्न में मंगल और 7th हाउस में शनि। मंगल और शनि अगर आपस में परस्पर दृष्ट हैं और दोनों ही अगर शत्रु के घर में बैठे हुए हैं तो ये एक्सीडेंटल योग बनाता है। तो चूंकि इनका 7th हाउस में शनि मंगल के घर में बैठे हुए हैं और मंगल तो लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो ये एक एक्सीडेंटल योग भी देता है। तो इस तरीके से हालांकि किसी का मृत्यु का विवेचन करना या ज्योतिष में इतना आसान नहीं होता है। किसी की मृत्यु का विवेचना करना काफी मुश्किल कार्य है और उसके लिए प्रॉपर बर्थ डिटेल हो और बहुत सारा उसका जो होता है षोडश वर्ग कुंडली देखने के बाद, त्रिशांश कुंडली देखने के बाद ही कुछ पता चल पाता है। लेकिन इतना तय लगता है कि इनकी कुंडली में एक्सीडेंटल योग तो था। अब ये बात आती है कि तब गुमनामी बाबा कौन थे, रसिया में जो लाल बहादुर शास्त्री के साथ दिखे थे वो कौन थे, या फिर रसिया में कहा जाता है कि उनको जेल में डाल दिया गया था, तो वो क्या प्रकरण था। इन सभी प्रकरणों पर भी सारा मैंने रिसर्च किया हुआ है। और गुमनामी बाबा से लेकर के रूस में सुभाष चंद्र बोस दिखे थे या लाल बहादुर शास्त्री के साथ दिखे थे, इन सभी बातों को लेकर के अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष अपना सारा रिसर्च लाऊंगा। और फिलहाल इस एपिसोड में अगर सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म से लेकर के 18 अगस्त 1945 तक का सारा वाकया मैंने जो थोड़ा रिसर्च किया आप लोगों के समक्ष रखा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई किसी भी मैटर पे अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और नेक्स्ट वीडियो का ये आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी लाल बहादुर शास्त्री वाली वीडियो आप लोगों ने काफ़ी अच्छी देखी, बहुत ज़्यादा देर तक देखी, काफ़ी कंप्लीट देखी। इसके लिए आप सभी का पूरा धन्यवाद। उस सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बस इस बार ज़्यादा देरी नहीं होगी, इस बार काफ़ी देर हो गई, कुछ बिजी हो गया था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।